हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास होता है क्या है कि जब किसी एटम के मास नंबर को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। तो सिंपली क्या हो जाएगा? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर। मास नंबर को पता है हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से। मास नंबर इन ग्राम। जब उसको हम लोग किसी ग्राम में दिखाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, राइट। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर ए, राइट, इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं? इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो क्लियर है, राइट। तो आपको पता है कि हम लोग मास नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, राइट। जैसे कोई एलिमेंट आपका x है, यहाँ पे एटॉमिक मास a है, राइट, और इसका एटॉमिक नंबर z है। तो जहाँ आपका ये जो x है ये क्या है? कोई एलिमेंट, राइट, एलिमेंट होता है। जहाँ a आपका क्या होता है? मास नंबर, राइट। और जो आपका z है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग पढ़े हैं कि मास नंबर जो a होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और जो Z है ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। और किसी न्यूट्रल एटम के लिए आपको पता है प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। तो एक एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करते हैं? मास नंबर को ऊपर और एटॉमिक नंबर को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा जाएगा एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या है? तो बस हम करते क्या है कि मास नंबर को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। और इससे पहले एटॉमिक मास को डिफाइन करने का क्या कॉन्सेप्ट था? एएमयू क्या होता है, राइट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार अपन लेक्चर को जाके देखिए, जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर को। फिर हम लोग इस लेक्चर में उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो हमने बताया था कि ये एटॉमिक मास या मास नंबर पी का वैल्यू कैसे निकालते हैं पिछले लेक्चर में, राइट। तो मैं कुछ एलिमेंट के मास नंबर लिख देता हूँ, जैसे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको हाइड्रोजन है, ये क्या होता है? 1 होता है, राइट। दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर एलिमेंट। तो फिर अगर हम हीलियम की बात करें तो उसका मास कितना होता है? 4 होता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका 7 होता है, राइट। बेरिलियम की बात करें तो 9 होता है। बेरिलियम के बाद आपका अगर बोरन की बात करोगे तो वो 11 होता है, राइट। फिर कार्बन की बात करें तो 12 होता है। सिमिलरली अगर हम चले जाएँ किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 14। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या होता है? 16 होता है, राइट। फिर ऑक्सीजन के बाद आप चले जाओ फ्लोरीन पे, राइट। तो ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही पूछा जाता है। फिर अगर नियन इनर्ट गैस है वो भी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट है सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 23, राइट। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो दिस इज़ योर 24। अगर हम बात करें मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम की, दिस इज़ योर 27, राइट। उसके बाद अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये क्या होता है? 28 होता है। इसके बाद आप चले आओ फॉस्फोरस पे, तो ये क्या होता है? 31 होता है। नाउ सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रहता है, राइट। सल्फर का कितना होता है? 32। फिर अगर हम फॉस्फोरस के बाद सल्फर की, फिर इसके बाद किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की। क्लोरीन की ये जो ना 35.5 होता है। क्या होता है? 35.5 होता है। अब पूछोगे फ्रैक्शनल कैसे हो गया सर? तो हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे रीजन क्या, आइसोटॉप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास पोटेशियम है जिसका 39 होता है। फिर आपके पास कैल्शियम है जिसका क्या होता है? 40 होता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जैसे फेरस है, इसका आपको याद रखना है 56 होता है। उसके अलावा कुछ और एलिमेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो कॉपर है ये आपका 63.5 होता है। अगर आप बात करोगे जिंक की तो ये आपका 65 होता है। अगर आप बात करोगे सिल्वर की तो ये आपका 108 होता है, राइट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं और उसके मास नंबर है जिसको आपको जनरली याद रखना है, राइट। या फिर आप बार बार उसको कैलकुलेट करते करते धीरे धीरे आपको अपने आप याद रह जाएगा। हम ब्रोमीन की बात करें तो वो आपका क्या होता है? 80 होता है। आयोडीन की बात करें तो ये 127 होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो एक बार आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये सारे नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर क्वेश्चन में नंबर के यूज आएंगे। इवन जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वहाँ भी इसका यूज करेंगे, राइट। एक बार इसको लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो अब जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज क्या होता है कि एटॉमिक मास, या हम सिंपली बोल सकते हैं मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, राइट। आपने पूरे पढ़ा होगा जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। जो मास नंबर ए है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ये तो आपको पता है। तो अगर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है, राइट। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब निकलता है? दैट इज ए इज एन होल नंबर। तो दैट मीन्स यहाँ जो कुछ का मैंने मास फ्रैक्शन में लिखी, जैसे आपको क्लोरीन यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, या यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा होगा, तो यहाँ मैंने इसको फ्रैक्शन में दिखाया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए इसका रीजन सिंपली है आइसोटॉप्स। आप आइसोटॉप्स जान तो सेम एलिमेंट होता है बट मास अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ये आपका 35 भी होता है और क्लोरीन आपका 37 भी होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसके क्या होता है, मास नंबर अलग अलग होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, राइट। तो आइसोटॉप्स मतलब क्या ध्यान रहेगा? डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो किसी एलिमेंट का मास नंबर क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। अब क्लोरीन के लिए अगर हमसे पूछा जाए 35 ग्राम बोलेंगे या 37 ग्राम बोलेंगे, तो कन्फ्यूजन है ना कि यहाँ तो ठीक है 2 आइसोटॉप आ गया, तब यहाँ तो दोनों क्लोरीन ही है। तो अगर क्लोरीन का मास नंबर एक का तो 35 है, एक का 37 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास की बात करें तो वो तो फ्रैक्शनल आ गया। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है? 2 अलग अलग आइसोटॉप्स, मैं क्या बताऊँगा। तो यहाँ पे लिया जाता है एवरेज। क्या लिया जाता है? एवरेज। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, राइट। तो क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो एक टर्म आपको और आएगा, राइट, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको क्लोरीन लेके समझाता हूँ। मान लो क्लोरीन का अर्थ पे जितना भी एटम है उसमें से एक कुछ का मास 35 है, तो कुछ का मास क्या है? 37 है। तो अगर हम परसेंटेज रेशियो देखें तो क्लोरीन 35 का जो अकरेंस है वो क्लोज टू आपका 75%। दैट मीन्स 75% एटम जो होता है उसका मास कितना होता है? 35 होता है। और जो 25% एटम है उसका मास कितना है? 37 है, राइट। तो अब ये हाईएस्ट अमाउंट में तो क्या हम इसी का नाम बता दें? नहीं, तो यहाँ पे लिया जाता है एवरेज, राइट। तो अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर हमें टोटल मास निकालना हो, राइट, तो हम एटम कितना ले लेते हैं? लेट्स टेक 100 एटम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैं क्या ले लेता हूँ? 100 एटम ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ क्लोरीन 35 कितना होगा? 75 एटम होगा, क्योंकि वो 75% है। तो दैट मीन्स जो 35 किलो मास है वो ऐसा एटम कितना होगा? उसमें से 75 होगा। तो 75 एटम होगा जिसका मास कितना होगा? 35 होगा। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे 75 एटम का मास, तो उसको एक साथ आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 35 75 बार जोड़ने से तो अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर है? तो 75 एटम का तो मास निकल गया, इतना ग्राम होगा। लेकिन जो 25 एटम है बचा हुआ उसका मास कितना होगा? तो इसको क्या बोल देंगे? 37 इंटू 25। तो अब टोटल 100 एटम का मास निकल गया, राइट। अब एक एटम का निकलना है तो ये इतना ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 100 है, और टोटल मास कितना है? इतना है, राइट। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम निकालना हो एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपका टोटल मास है, राइट। क्या है? टोटल मास। अब बाय टोटल एटम हो जाएगा, राइट। जितना आपका एटम उसे डिवाइड कर दो, तो टोटल मास आपका कितना है? देखिए 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई एटम कितना है? 100। तो ये वैल्यू जब निकल के आएगा, राइट, ये वैल्यू जब आपको निकल के आएगा तो कितना आएगा? सोचो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आता है आपका 35.5 ग्राम।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन का कितना दिखाया 35.5 दिखाया है। तो फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन अराइज होगा, बट सर आपने कार्बन का कितना लिखा है? ध्यान से देखो, कार्बन का तो 12 ही लिखा है, जबकि कुछ क्या है 12 है, 13 है, 14 है, तो यहाँ आपने एवरेज क्यों नहीं लिया? तो देखो कार्बन वाला भी केस का अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दें तो कार्बन का मास कितना है, राइट? एक कार्बन 12 है, एक कार्बन आपका 13 है और एक कार्बन आपका 14 है। तो अगर इसका परसेंटेज निकालें तो ये लगभग आपका 99 क्लोज टू बोल सकते हो 9% के आसपास क्या रहता है, 12 ही रहता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्लोज टू आपका 0.0001% के आसपास रहता है, और इसका बात करोगे तो 10 टू द पावर माइनस कुछ परसेंट होता है, राइट? तो ये वाला वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है, राइट? तो अगर आप 100 एटम लोगे तो लगभग 99.9 एटम क्या है, कार्बन 12 भी है, तो ये लगभग ना के बराबर पाया जाता है, राइट? इसलिए इस केस में एज इट इज लिख दिया जाता है, और जिस केस में आइसोटॉप्स अगर इक्वली डिवाइडेड हैं तो वहाँ पे मास क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है, जो आपको दिखने लगता है, राइट? बट इस केस में अगर आप निकालोगे तो 12.008 करके कुछ आएगा, तो उतना लिखने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लें, राइट? 12 भी लिख देते। अब इस केस में अगर सॉल्व करोगे 12.0008 करके कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको क्लोज टू हम लोग क्या लिख देते हैं, 12 भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या आया, 35.5 आया। तो ये जो है ना बिल्कुल नेगलेक्ट करने लायक वैल्यू नहीं है, इसको 35 या 36 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या दिखता है 35.5। क्लियर है? तो सेम केस होता है, जहाँ भी आपको फ्रैक्शनल आएगा तो मतलब समझ लीजिए वहाँ आइसोटॉप्स का क्या है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये इस तरह से एवरेज वैल्यू आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से हम लोग कि एटॉमिक मास कुछ फ्रैक्शनल होते हैं और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, राइट? तो देखिए इसके लिए बहुत बार फॉर्मूला भी लिखा जाता है एवरेज एटॉमिक मास का, राइट? तो मैं उसको एक बार लिख देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जब निकालना हो तो राइट, तो जो आपका x है उसको मान लेते हैं परसेंट एक का अक्रेंस, राइट? तो एक का x है जिसका मास क्या है, आपको उसको A1 मान लीजिए, और दूसरा जो परसेंट होगा वो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा A2, आप बाय हम लोग क्या कर लेंगे 100, राइट? सिंपली समझ में आ गया। जहाँ x क्या है, जिसका मास कुछ आइसोटॉप होंगे जिसका मास A1 है, और दूसरा आइसोटॉप है जिसका मास क्या है A2 है। ये कितना है, आपको x% है, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x% हो जाएगा। सिंपल है। परसेंट मतलब क्या होता है 100 होता है, राइट? यहाँ बहुत बार इसको फ्रैक्शनल में पूछा जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है 1 में कितना है, राइट? तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन एक x है, राइट? एक का फ्रैक्शन क्या है x है, तो उसको क्या कर देंगे A1 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे A2, राइट? तो क्लियर, फ्रैक्शन आपको समझते हो, राइट? जैसे बोल देगा 100 एटम है, इसमें से एक 25 है और एक क्या है 75 है, तो 100 है तो 25 75, लेकिन अगर ये एक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.25, और ये कितना हो जाएगा 0.75। तो फ्रैक्शन बोलते हैं कि 1 में कितना है, और परसेंट किसको बोलते हैं कि 100 में कितना है। सिंपली आपको समझ में आ गया कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास को, कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, राइट? ना अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास को ना हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, राइट? तो ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को अगर हम लोग किस में दिखाते हैं, मास नंबर को ग्राम में, राइट? तो यहाँ बोलोगे किसी मॉलिक्यूल के लिए मास क्या होता है, तो मतलब जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे उन्हीं के मास नंबर का सम कर दें तो क्या निकलता है मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो देखिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको आप बोल सकते हो सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन ग्राम, राइट? दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल को अगर आप ग्राम में दिखाते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, राइट? तो देखिए अब जो आपका m होता है वो उसका वैल्यू क्या होता है, राइट? तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका जो है मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एलिमेंट है, x है, ये A है, राइट? फिर दूसरा एलिमेंट y है जिसका अमाउंट b है, राइट?
और तीसरा जेड है जो क्या है सी। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे H2O है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा 1 होगा, राइट। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ H2SO4, तो इस केस में हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है, राइट। तो इसी तरह से ABC क्या होगा, उसके नंबर्स होंगे और XYZ क्या है आपका एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको M निकालना है तो A इंटू ये जो X एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, राइट, दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ X। आप प्लस क्या कर देंगे, फिर B जो छोटा वाला वैल्यू, राइट, इंटू एटॉमिक मास ऑफ Y। आप प्लस क्या कर देंगे C इंटू एटॉमिक मास ऑफ Z। ये वैल्यू आपको समझ में आ गया, राइट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट जैसे हम अब H2SO4 से समझना चाहें, H2SO4 अगर पूछा जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, तो देखिए A का वैल्यू कितना 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ X, दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना होता है 1 ग्राम होता है, क्या होता है 1 होता है, राइट। सिमिलरली दूसरा क्या है सल्फर है, वो तो एक ही है, एक ही एटम है, तो उसका मास कितना होता है सल्फर का 32 होता है, राइट, पिछला टेबल में मैंने बताया। आप प्लस फिर C का वैल्यू कितना है 4 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है आपको पता है 60, तो इसी को अगर आप ऐड कर दोगे 2, 32 और 64, ये कितना हो जाएगा, तो आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 100 ग्राम कितना आ जाएगा, सॉरी गाइस एक बार आप कैलकुलेट कीजिए, 2 ग्राम, चलो इसको मैं बाद में लिखा देता हूँ, प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 8 एंड 6 3 9, तो 98 ग्राम, राइट। तो क्लियरली समझ में आ गया कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 98 ग्राम होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें H2O की, तो अब देखो मैं सिंपली आसानी से लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे M का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्राम और प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है 1 इंटू 16 ग्राम, तो ये 2 ग्राम हो गया और 16 ग्राम ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, राइट, कि आप आसानी से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। क्लियर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख के देता हूँ जो कॉमन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का पता है 1 इंटू, पता है कैल्शियम कितना होता है 40 होता है, राइट, प्लस कार्बन भी 1 ही है, तो 1 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 और प्लस 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू 16, ये सबको किस में दिखा देना है ग्राम में दिखा देना है। ये जब कैलकुलेट करोगे तो 40 और 12 कितना होगा 52 और 48, ये आपका एग्जैक्ट 100 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इसको बहुत बार ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है, राइट। तो जो मॉलिक्यूलर मास है इसको बहुत बार एक और नाम से दिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो समझ में आ गया, इसको शॉर्ट में GMM बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही जब एटॉमिक मास को आप क्या करते हो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, जो आपका एटॉमिक मास को किस में दिखाते हो ग्राम में, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी गाइज, उसके मॉलिक्यूलर मास को आप क्या कर सकते हो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हम लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। एक बार मैं इसे मिटाता हूँ, राइट। इसको हम लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, हाउ टू फाइंड मोल्स। तो इसके सॉल्यूशन में जो हमने सबसे फर्स्ट में, इसमें टोटल 3 तरीके होते हैं, राइट। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड था वो क्या था, फ्रॉम गिवन मास, राइट। तो इस गिवन मास को हम इस लोग क्या करते हैं स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसी को हमें, इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज आपका जो गिवन मास है, इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बाय अगर कोई एटम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो इसको देखिए गिवन मोल्स को हम लोग किससे दिखाते हैं स्मॉल n से। ये वैल्यू क्या होता है आपका
स्मॉल एन होता है। गिवन मास को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से, और एटॉमिक मास को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। इसको किससे दिखाते हैं, ए से जनरली, राइट। क्लियर है। तो यहाँ एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम बाय एटॉमिक मास, राइट। अगर वही मॉलिक्यूल रहा, ये किसके लिए था, फॉर एन एटम या फॉर एन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही हो तब, अगर पूछ दिया जाए फॉर एनी मॉलिक्यूल, तो अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें तब उस वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन। तो सेम तरीका है, बस आपको यहाँ क्या करना है, गिवन मास जो कि क्या है स्मॉल एम। अब बाय जो हमने एटॉमिक मास बोला है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से, जो कि अभी हम निकालना सीखे हैं, राइट। तो दो तरीके, जब भी आपको गिवन मास, कोई मॉलिक्यूल रहे तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, और जब कोई एटम रहेगा तो किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, एटॉमिक मास। तो क्लियरली समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। जैसे अब क्वेश्चन आपको दे दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग एटम, फॉलोइंग एटम, राइट। आपको कुछ एटम दिए हुए हैं, उसके क्या करने हैं, आपको मोल्स फाइंड करने हैं। जैसे सबसे पहला मैं दे देता हूँ, सपोज दैट 24 ग्राम हीलियम। क्वेश्चन मैं 2 दे रहा हूँ, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। मैं क्वेश्चन 3 दे रहा हूँ, सपोज दैट हम बोल देते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्लियर है। और मैं कुछ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, राइट। जैसे मैं बोल देता हूँ 45 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ एटम के साथ क्वेश्चन में आप चेंज क्या कर लोगे, एटम और मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत। 45 ग्राम ऑफ मैं क्या दे रहा हूँ, H2O, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन में ले लेता हूँ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। मैं ऑप्शन 6 ले रहा हूँ 75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। तो अब देखिए इसके अगर हमें मोल्स फाइंड करने हैं तो मैं देखता हूँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, गिवन मास, राइट। इसको हम क्या लिख लेंगे, गिवन मास कितना है आपका 24 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास, एटम है क्या होगा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास याद करो, हीलियम का कितना होता है 4 ग्राम पर मोल होता है, राइट। सिंपल ही हो गया 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बताया था कि आपका जो स्मॉल एम है और एटॉमिक मास जो ए है उससे डिवाइड कर देता है, राइट। तो यहाँ कितना है 24 है और ये क्या है 4 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल है, पहला को कितना मोल हो जाएगा 6 मोल हो जाएगा, राइट। अगर दूसरा का हम सॉल्यूशन देखें तो 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 54 में, इतना फार्मूला नहीं लिखूंगा। और एल्यूमिनियम आपको याद होगा कितना होता है 27, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड केस में देखोगे तो राइट 64 है, तो गिवन मास कितना है 64 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ को जब तुम देखोगे, राइट 45 है, 45 ग्राम। और यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो एन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्मॉल एम अब बाय कैपिटल एम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, H2O क्या है मॉलिक्यूल है। तो इस केस में जोड़ो 2 हाइड्रोजन है, राइट। 2 × 1 ग्राम अब प्लस 1 × 1 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये वैल्यू 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 ग्राम, राइट, एन का वैल्यू। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो देखो 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 मोल। सिमिलरली 49 जब फिफ्थ के केस में निकालोगे तो राइट, तो 49 होता है और H2SO4 का कैलकुलेट 2, 32 और 4 ऑक्सीजन, 4 × 16 64, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 98। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 1/2, कितना हो जाएगा हाफ मोल, राइट। यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ। और अगर हम बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की तो 75 ग्राम है गिवन मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मैंने जब बताया भी था ये कितना आता है, लगभग 100 ग्राम के आसपास आता है।
ये 3/4 दैट मीन 0.75 मोल्स, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन मास से, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसके मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो मोल्स फाइंड करने का तरीका है वो है अपने पास जब दिया हुआ रहे कि गिवन नंबर ऑफ एटम, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो गाइस जो नेक्स्ट मेथड है वो अपना क्या है, तो पहला हमने देख लिया, राइट, इस क्वेश्चन का आंसर हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहला तरीका क्या था, फ्रॉम गिवन मास, राइट, और अब दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे निकालते हैं। तो ये वाला तरीका पता होगा कि जब भी हम बोलते हैं 1 मोल, तो 1 मोल मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, राइट। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो इतना पार्टिकल को क्या बोलते हैं, 1 मोल, राइट। क्या बोलते हैं, इतना पार्टिकल को 1 मोल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 पार्टिकल होगा तब कितना मोल होगा, राइट। तो 1 पार्टिकल तो क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे। तो 1 बाय, इसको मैं सीधा इस नंबर को क्या लिखता है, Na बोलते हैं ना, एवोगाड्रोस नंबर है Na मोल्स। क्या बोल सकते हैं, Na मोल्स, राइट। क्लियर है। तो अगर n पार्टिकल हो तब क्या होगा, अगर n पार्टिकल्स दिया हुआ, ये तो पता है 1 मोल मतलब क्या होता है, इतना होता है, राइट। तो यहीं से मैंने निकाला 1 पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, 1 बाय Na मोल, राइट। तो अगर n पार्टिकल्स दिया हो तब कितना मोल होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n बाय Na मोल्स, राइट। यही तो हमें निकालना था कि अगर n पार्टिकल होगा तो कितना मोल्स होगा, राइट। सिंपल है, अगर पार्टिकल n हो तो उसका मोल्स कितना हो जाएगा, n बाय Na, सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, n बाय Na। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट। क्या बोलेंगे, n अपना क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बाय ये आपका क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है। तो यहां से हम स्मॉल n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n बाई Na। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि गिवन मास दिया रहेगा तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से, और गिवन मास को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से, राइट। तो एटम रहेगा तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास से, वो हमने देख रखा है, राइट प्रीवियस। तो ये दो फॉर्मूला आपको क्लियरली समझ में आ गया, राइट, कि अगर गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो Na से डिवाइड कर लेंगे, या मास दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास, या एटम है तो एटॉमिक मास से। तो सिंपल सा पार्ट था, राइट, हमने समझ गया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करता है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग केस, फॉलोइंग केस, आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं जहां आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो मैं सबसे पहला ले लेता हूं 1.2044 इंटू 10⁻, मैं इसे 25 हीलियम एटम ही कर देता हूँ, राइट। तो इसका फाइंड करेंगे। दूसरा अपने पास मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट 3.022 इंटू 10⁻20 O2 मॉलिक्यूल। पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, एटम भी होता है, O2 को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलता है। चलो मैं यही दो केस देखता हूँ। तो यहाँ से अगर अपने को क्या निकालना, स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट। Na से दिखाते हैं। तो देखिए आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, 1.2044 इंटू 10⁻25, और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए डेसिमल थोड़ा ध्यान से हटाना है, यहाँ पे कितना है, 3 डेसिमल है, हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 1 पे 3 डिजिट लिख लो, या 10⁻20 इसको 3 लिख सकते हैं, सिंपल ही है। देखो इसको हटाओगे 3 डिजिट है, 1000 लिखोगे, 1000 को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका डेसिमल हटाओगे तो 4 जीरो नीचे आएगा, तो 4 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 भी तो लिख सकते हैं।
तो दोनों का डेसिमल हट गया, तो ये देखिए ये 2 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। और नीचे 10 टू द पावर 23 और 20 और 4 है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 27, और ऊपर 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। तो ऊपर पे 28 है, नीचे 27 है, मतलब कितना बचेगा 2 × 10, राइट। इसको क्या लिख सकते हो 28 - 27, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 20 मोल्स। क्लियर है, हमने आसानी से समझ में आ गया। सिमिलरली दूसरा केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या होगा, फिर से ये क्या है 3.022 इंटू 10 टू द पावर 20। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये देखिए दोनों का डेसिमल हटाइए, सॉरी 3.011 रख लो, राइट। क्या क्वेश्चन के कैलकुलेशन के लिए आपका क्या रहेगा, आसान रहेगा, राइट। थोड़ा आसानी से हम आप कर लेते हैं। तो ये देखिए हटाइएगा, तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 10 टू द पावर 23 ऊपर पे 20 है, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 20 - 23। और इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -3, या इसको 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। ये देखो स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी को रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो इस तरह से हमने देखा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं, राइट गाइज। तो नेक्स्ट अपने पास एक और तरीका है किसी गैसियस स्पीशीज के लिए, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे।